हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस। एज यू ऑल नो दैट हमारी पॉलिटी कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम डू वी हैव? वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, राइट? अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? फेडरल स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर जो पावर्स है, ठीक है, पावर किस चीज की? पावर टू मेक लॉज, ओके, पावर टू एडमिनिस्टर, ओके, पावर टू कंट्रोल द फाइनेंसेस, ठीक है। तीन तरह की पावर्स के बारे में हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट? योर लेजिस्लेटिव पावर, ओके, पावर टू मेक व्हाट? पावर टू मेक लॉज। देन योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, and then finally your the most important, that is your financial power. अब इन तीन पावर्स का किस तरीके का क्या है? डिवीजन है, ठीक है। what kind of a division is there in between your center and the states, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि मैडम ने यहाँ पर तीसरे एक जो ऑर्गन, तीसरी तरीके की जो एक पावर होती है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर की बात क्यों नहीं करी? बिकॉज हमने पढ़ा था लास्ट हमारे सेशंस के अंदर दैट इंडिया फॉलोज व्हाट? एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, राइट? वी फॉलो व्हाट? एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सो दैट इज व्हाई यहां पर हम लोग जो है वो पावर का डिवीजन नहीं देखेंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जिसका सेंटर कौन है? जिसका सेंटर है सुप्रीम कोर्ट, एंड द लॉज और द वट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, दे आर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द लोअर courts. So we have what? We have an integrated system. But in case of your legislative, administrative and financial relations, there are what? There is a division of power between what? Between your union and your state. ठीक है? Union हम किसको कह रहे हैं? We are calling the center. Technically union ही use हुआ है हमारे पूरे constitution के अंदर. There is not no single mention of center. हमेशा हर जगह के ऊपर in your constitution, in our constitution, the word union has been used, okay? So today we will be discussing about these particular things, and in today's session specifically we will be talking about the legislative and administrative division of power, okay? Administrative and legislative relations between your center and the state. ठीक, इतनी सी बात समझ में आई? सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक क्या है? सबसे पहले आपका जो पार्ट 11 और पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 11 एंड पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it tells us about what? It tells us about the division of power. It tells us about the what? Division of power between your whom? Between your union and states. Part 11 deals with your legislative and administrative division, whereas part 12 deals with your financial division of power. समझ में आई तीसरी बात आप लोगों को? Then again, as I told you that the judiciary क्या है हमारे यहाँ पर? We have a integrated judicial system. Unlike whom? Unlike USA. USA के अंदर क्या है? USA के अंदर ये तो पूरा एक यूएसए का वो यूनिट मान लो, और उसकी जो 50 स्टेट्स हैं, तो पूरे यूएसए का तो अपना एक जुडिशरी है, एंड दीज 50 स्टेट्स, ईच स्टेट हैज इट्स ओन जुडिशरी. सो देयर इज व्हाट? देयर इज अ डुअल जुडिशियल सिस्टम ओवर देयर इन यूएसए. बट ओवर हियर इन इंडिया वी फॉलो व्हाट? वी फॉलो एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। सो देयर इज नो डिविजन ऑफ पावर टू मैच द, just like the executive and legislative division, judicial division power का बिल्कुल भी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर. Then we come to the territorial extent, ठीक है, कि भाई जो लॉज सेंटर बना रहा है, यूनियन बना रहा है, वो कहां लागू हो सकते हैं, या जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना रहा है वो लॉज कहां लागू हो सकते हैं, मतलब कौन सी टेरिटरी है जिसमें वो लॉ लागू हो सकते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट द
टेरिटोरियल एक्सटेंट. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट द टेरिटोरियल एक्सटेंट, है ना. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 245. आर्टिकल 245 टॉक्स अबाउट द टेरिटोरियल एक्सटेंट. ठीक है. पार्लियामेंट का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा? एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है. एनी पार्ट ऑफ द इंटायर इंडिया और द इंटायर इंडिया. ठीक है. या तो पूरे इंडिया के ऊपर वो लॉ बना सकती है या फिर इंडिया के किसी भी एक हिस्से के लिए भी वो लॉ बना सकती है. ठीक है. सो द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द पार्लियामेंट इज इट कैन लेजिस्लेट फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड possesses the power of extra territorial legislation as well. मतलब अपनी टेरिटरी से एक्स्ट्रा का भी वो लेजिस्लेशन कर सकती है. द यूनियन कैन मेक लॉज ऑफ व्हाट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन्स एज वेल. ओके, समझ में आई तीसरी बात. नाउ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर देयर ओन पर्टिकुलर स्टेट ओनली. यस और नो? बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो अपनी स्टेट के लिए लॉज बना सकती है. राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूपी के लिए लॉ तो नहीं बना सकती, राइट. वेयर एज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो किसी के लिए भी लॉ बना सकती है. तो ये बहुत अंडरस्टूड चीज है, राइट. सो द स्टेट लेजिस्लेचर दे कैन जनरली मेक लॉज फॉर द होल और पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट. मतलब अगर राजस्थान की लेजिस्लेचर है तो वो हमारे राजस्थान के लिए पूरे राजस्थान के लिए लॉज बना सकती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ राजस्थान के लिए लॉ बना सकती है. समझ में आई इतनी सी बात? पॉलिसी बना सकती है. ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सेप्शंस ऑफ दिस टेरिटोरियल लेजिस्लेशन. मतलब अब कुछ एरियाज जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्केड्यूल्ड एरियाज, जहां पर कौन रहते हैं? आपके स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं. ठीक है. अब जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका जो कल्चर है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहा है हमेशा से ही. ठीक है. सो दे आर नॉट सो यूज्ड टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. they were not able to amalgamate in the mainstream society. ठीक है. तो उनके जो लॉज हैं उनके बहुत सेंसिटिव लॉज बनाने पड़ते हैं. ठीक है. वी हैव टू मेक scheduled caste or scheduled tribe sensitive laws as well to make them feel comfortable and to try to uplift them and amalgamate them with the society. तो इसके लिए जो गवर्नर है, he can direct that an act of parliament that does not apply to a scheduled area. ठीक है. और it can apply but with certain changes जो कि हमारे ट्राइबल लोगों को किसी भी तरीके का परेशानी ना दे. ठीक है. उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का रकस क्रिएट ना करे. तो या तो वो अप्लाई नहीं करेगा वो लॉ पार्लियामेंट का उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, स्केड्यूल्ड एरिया में, या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम उस लॉ को वहां पर अप्लाई करवा देंगे. ठीक है. और एक और सिमिलर पावर किसके पास है? यही वाली प्रेसिडेंट के पास है. फॉर विच पर्टिकुलर स्टेट्स? फॉर मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. अगर इन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स के कोई ट्राइबल एरियाज है तो वहां पर प्रेसिडेंट कैन आस्क दैट दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर, और इफ इट विल बी अप्लाइड तो उस लॉ के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको हटाना पड़ेगा, जिनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो लॉ है ये इस शेड्यूल्ड एरिया के अंदर लागू होगा. ठीक है. तो इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी. आगे चलते हैं हम लोग. नाउ वी कम ऑन टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. ठीक है. सब्जेक्ट्स कहां पर मेंशन्ड है हमारे लेजिस्लेटिव? इट इज मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल. ठीक है. जो हमारा 7वां शेड्यूल है उसके अंदर क्या मेंशन्ड है? आपके सारे लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है. ठीक है. बेसिकली इसके अंदर कितनी लिस्ट होती है? 3 लिस्ट होती है. फर्स्ट इज योर यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज योर स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज योर कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पे कौन लॉज बना सकता है? टेक्निकली द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है. कौन लॉज बनाएगा यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर? जो फर्स्ट लिस्ट होती है आपकी, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर. ठीक है. पार्लियामेंट की क्या है? एक्सक्लूसिव पावर है. इस पावर को कोई हिला नहीं सकता और ना ही इस पावर को कोई ले सकता है. पार्लियामेंट सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो यूनियन सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट लिस्ट है, उनके ऊपर लॉज बनाएगा. ठीक है. कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? 98 सब्जेक्ट्स है. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे कि डिफेंस हो गया आपका,
बैंकिंग हो गया, आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, सेंसस हो गया, ऑडिट हो गया। तो इस तरीके के जो बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ बनना चाहिए, तो वो सारे सब्जेक्ट्स किस में आते हैं? आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स जो बहुत एसेंशियल हैं और उनके लिए पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स आपके किस में आते हैं? इट कम्स इन योर यूनियन लिस्ट। देन वी टॉक अबाउट योर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट इज योर सेकेंड लिस्ट। स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशंस हमने यहां पर क्यों डाला है? फॉर एग्जांपल अगर स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ हो तो फिर सेंटर बनाएगी ना रूल। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर किसकी होती है लॉ बनाने की? स्टेट की होती है, ठीक है। स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कितने सब्जेक्ट्स? ओवर 59 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अगर अलग अलग स्टेट्स में अपने हिसाब से भी बन जाएंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम किस में रखते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर रखते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई? यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, राइट। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी अपने लॉज बना सकती है, ठीक है। सो द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स दे आर व्हाट? दे आर द सब्जेक्ट्स जिसके अंदर बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट्स कैन लेजिस्लेट। और कितने सब्जेक्ट्स हैं ऐसे? देयर आर 52 सब्जेक्ट्स, जैसे कि क्रिमिनल लॉ हो गया, मैरिज हो गई, एजुकेशन हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट प्लस द स्टेट लेजिस्लेचर both of them can make laws, they are called as what? Subjects of your concurrent list. That is the third list of your 7th schedule. कौन से schedule में है ये? 7th schedule, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? और ये डिवीजन कौन सा आर्टिकल कर रहा है? आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 divides the legislative power into 3 list, ठीक है। और उन 3 लिस्ट के अंदर क्या है? कुछ सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल? टोटल 98 सब्जेक्ट्स हैं। सेकेंड लिस्ट इज योर स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर एक्सक्लूसिवली स्टेट लॉ बना सकती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे? टोटल 59 सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड इज योर कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर आपकी पार्लियामेंट as well as the state they can make laws, ठीक है। कौन से कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 सब्जेक्ट्स। बट नाउ सपोज करो एक सिनेरियो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैरिज के ऊपर पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बना दिया, दोनों लॉज का क्लैश हो गया। किसका लॉ प्रिवेल करेगा? द पार्लियामेंट्स लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट्स लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट का जो लॉ है उसको क्या दी जाएगी? महत्वपूर्णता दी जाएगी और वो प्रिवेल करेगा, ना कि द स्टेट लॉ। अंडरस्टूड इतना सा? नाउ कम्स द रेसिडुअरी पावर्स, आर्टिकल 248। अब जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट के अंदर मेंशन्ड हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आ नहीं सकता। विद द चेंजिंग टाइम, विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, देयर कैन बी मेनी सब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी देयर, राइट। सो ये जो ये रेसिडुअरी पावर होती है, ठीक है, रेसिडुअरी पावर जो होती है, किस चीज की रेसिडुअरी पावर? मतलब जो सब्जेक्ट्स ना तो यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं, ना स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं और ना कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहे हैं, तो अब वो सब्जेक्ट क्या हो गए? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हो गए। क्या हो गए? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो अब इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके हाथ में होगी? It is exclusively in the hands of the parliament, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स ना तो यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं, ना स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं और ना ही किस में आ रहे हैं? आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहे हैं, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके हाथ में होगी? इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ योर पार्लियामेंट, ठीक है। समझ में आ गई तीसरी बात? रेसिडुअरी पावर्स किसके हाथ में है? आपके
पार्लियामेंट के हाथ में है। एज पर व्हाट? एज पर आर्टिकल 248, ठीक है। आर्टिकल 248 के तहत ये जो ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स है, रेजिडुअरी पावर्स है, वो किसके हाथ में है? आपकी पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे चलते हैं अब। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी कम टू द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, मतलब लेजिस्लेटिव प्रीडोमिनेंस और 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट ने हमारे बहुत चेंजेस लाए थे इन यूनियन और स्टेट के जो रिलेशंस थे उसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज व्हाट? देयर इज फेडरल सुप्रीमेसी, मतलब अगर यूनियन लॉज और स्टेट लॉज के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन से लॉज को प्रिवेल किया जाएगा? द यूनियन लॉ विल बी प्रिवेलिंग। समझ में आई बात? अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों बना सकती है लॉज, यूनियन ने भी बना दिया, स्टेट ने भी बना दिया सेम सब्जेक्ट के ऊपर लॉ, और अगर दोनों लॉज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो किसके लॉ को माना जाएगा? द लॉ विच इज मेड बाय द यूनियन, विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, विल प्रिवेल ओवर द सेंट्रल लॉ। सो दिस इज क्लियर टू यू, आई होप। नाउ प्रेसिडेंशियल एसेंट का एक्सेप्शन, मतलब इफ अ स्टेट लॉ, ठीक है, अगर कोई स्टेट लॉ किसी कॉन्करेंट सब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है और उसको किसके लिए रिजर्व करके रखा जा रहा है? फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट। गवर्नर रिजर्व करके रख सकता है ना बिल को, एज पर आर्टिकल 200 एंड व्हाट 201, राइट? द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट। सो अगर कोई भी स्टेट लॉ कॉन्करेंट सब्जेक्ट का कोई भी बिल रिजर्व कर रही है किसके लिए? प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, सो इट प्रिवेल्स इन दैट स्टेट इफ इट इज गिवन द एसेंट। मतलब अगर उस पर्टिकुलर बिल को एसेंट मिल जाता है तो वो कहां प्रिवेल करेगा? इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस पर्टिकुलर लॉ को बाद में ओवरराइड कर सकती है। समझ में आई तीसरी बात? मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैरिज के ऊपर कोई एक्ट बना दिया, मैरिज के ऊपर कोई वो बिल लेकर आए, ठीक है। अब बिल हाउस से तो पास कर दिया उन्होंने, फिर किसके पास गया बिल? गवर्नर के पास गया, ठीक। अब गवर्नर के पास में क्या होता है? या तो गवर्नर उसको एसेंट दे दे, या गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होती है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन होती है, उसके लिए रिजर्व करके रख लेता है, राइट। तो अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर दिया जाता है, एंड इफ द प्रेसिडेंट इज गिविंग हिज एसेंट, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया इस कॉन्करेंट सब्जेक्ट के बिल के ऊपर, ठीक है। अब ये बिल तो क्या बन गया? एक्ट बन गया, राइट। मैरिज के ऊपर उन्होंने एक्ट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैरिज एक्ट, राजस्थान ने एक मैरिज एक्ट बना दिया, ठीक। नाउ अब पार्लियामेंट को लगता है दैट दिस एक्ट इज नॉट गुड, दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी, तो पार्लियामेंट कैन एनी टाइम ओवरराइड दिस पर्टिकुलर एक्ट बाय इट्स ओन प्रोविजंस, ठीक है। जो प्रोविजंस पार्लियामेंट खुद बनाती है उससे इसको ओवरराइड कर सकती है, जबकि प्रेसिडेंट का एसेंट मिल भी गया है उस चीज को तब भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर पार्लियामेंट का जो लॉ होता है वो हमेशा क्या करता है? आपका प्रिवेल करता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब 1976 में क्या हुआ? 1976 में आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को और क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो? बहुत सारे चेंजेस लेकर आई थी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। तो जो ये वाला एक्ट था इसने कुछ सब्जेक्ट्स का ट्रांसफर भी किया था, ठीक है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, weights and measures, protection of wild animals and birds, and administration of what? Administration of justice. Except for whom? Supreme Court and High Courts. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन के अलावा
जो लोअर और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जरूर लॉ बना सकते हैं, बट नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और इस चीज का हक किसके पास नहीं है? इस चीज का हक आपकी स्टेट्स के पास में नहीं होगा, राइट? समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर व्हाट, ऑल अबाउट योर लेजिस्लेटिव प्रीडोमिनेंस। now we are going to talk about the parliamentary legislation in what, in the state field। ठीक है, मतलब स्टेट सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना आपके, अभी हमने ये चीज पढ़ी कि भाई नॉर्मल कंडीशंस के अंदर स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? स्टेट ही लॉ बनाएगी। एक्सक्लूसिवली द स्टेट विल मेक द लॉज, बट देयर आर सर्टेन extraordinary situations where the parliament can make laws on what, on the state subjects। ठीक है, अब वो कौन सी situations होती हैं? तो सबसे पहले in national interest अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, हमने पहले भी पढ़ा था ये हमारे हाउसेस के अंदर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा खुद क्या बोलती है, अगर राज्यसभा खुद एक रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, सपोर्टेड बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी से अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है कि भाई पार्लियामेंट को स्टेट सब्जेक्ट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना चाहिए ताकि वो लॉ यूनिफॉर्मली सारी स्टेट्स के अंदर लागू हो सके, तब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, कब? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ whom? Recommendation of your Rajya Sabha by passing a resolution with 2/3 majority। Okay, इतनी बात समझ में आई? So this is your first instance। Second instance, जब there is a national emergency, Article 250 के तहत while the proclamation of emergency is in operation, जब भी emergency लगी हुई होगी पूरे देश में, तो जो state subjects हैं उनके ऊपर law कौन बना सकता है? आपकी Parliament। The Parliament can make laws on the state subjects as well when the emergency, national emergency is in operation। Third instance क्या होता है? Request by states as per Article 252। ठीक है, मतलब when the legislature of 2 or more states pass resolution requesting a common law, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए कॉमन लॉ बनने के लिए क्या पास होता है? कोई भी लॉ पास होता है, रेजोल्यूशन पास होता है, तब जाके पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लॉ बनाती है उन स्टेट्स के लिए। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर कल राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात, अगर ये 4 स्टेट्स चाहती हैं कि हमारी जो स्टेट है उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड एक कॉमन लॉ बन जाए, तो ये चारों स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं ये अपने लेजिस्लेचर के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करेंगी। ठीक है, रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन एजुकेशन फॉर दीज 4 स्टेट्स। ठीक है, फॉर अ कॉमन लॉ फॉर दीज 4 स्टेट्स। ठीक है, समझ में आई थी सी बात? सो दिस इज डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ व्हाट? रिक्वेस्ट ऑफ योर स्टेट्स एज पर आर्टिकल 252। देन कम्स योर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, आर्टिकल 253। अगर इंडिया किसी और कंट्री के साथ में कोई भी अग्रीमेंट कर रहा है, कोई ट्रीटी साइन कर रहा है, कोई कन्वेंशन के अंदर अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके की इंटरनेशनल अग्रीमेंट को अगर वो साइन कर रहा है और उस पर्टिकुलर स्टेट का उसके अंदर रोल हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर उस टाइम के ऊपर पार्लियामेंट उस स्टेट के सब्जेक्ट्स के साथ में अगर वो उस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर इफेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर वो लॉ बना सकता है। ठीक है, समझ में आई थी सी बात? सो टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स एंड टू इम्प्लीमेंट देम, द स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द सेंटर, द यूनियन कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स। ठीक, नाउ वी कम टू द प्रेसिडेंट्स रूल। जब भी आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल बन जाएगा, तब कौन बनाएगा वहां के लिए रूल्स? उस स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर रूल्स कौन बनाएगा? द पार्लियामेंट विल बी मेकिंग रूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को?
So this was all the legislative relations between your whom, between your center and your states, ठीक है, between your union and your states. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स इसके डिस्कस करेंगे. फाइनेंशियल जो रिलेटेड आपके जो डिवीजन है पावर्स का वो डिस्कस करेंगे. सो फॉर टुडे दैट इज इट. अब एक बार हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं. जस्ट one single question, just give me a second. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 248 आर वेस्टेड इन. बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? हमने भी रेजिडुअरी पावर्स के बारे में पढ़ा था. देखो इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. आज के लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारा जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको ऑलरेडी पता है कि एज पर आर्टिकल 248 रेजिडुअरी पावर्स किसके हाथ में दी गई है? इट इज गिवन इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट. जो भी क्या है आपके रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके रेजिडुअरी क्या है सब्जेक्ट्स हैं जो कि तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है, उन सब्जेक्ट्स को आपको किस में डाल दिया गया है? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर. और इसके ऊपर लॉ कौन बना सकता है? योर पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 248. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आज के सेशन के अंदर बस इतना ही. हम लोग मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर. वी विल बी डिस्कसिंग योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड योर जो फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स का डिवीजन है, जो हमारे रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के, we will be discussing those. ठीक है. So till then I'll take your leave and आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से अपने आप को ब्रश अप कर लो. प्रीलिम्स के लिए डेट कभी भी आ सकती है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ठीक है. So this was all for today and we'll meet again in the next session. Till then keep studying hard, keep working hard and all the very best for your preparation. Thank you so much.